जी बेटा। तो आईयूपीएसी नेमिंग अभी मैंने आप लोगों को, जो हमारी क्लास हुई थी लास्ट क्लास, उसमें मैंने आईयूपीएसी नेमिंग आप लोगों को करा दिया था। अब आगे चलते हैं। अल्कोहल फैमिली से दो कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं तफसीलन, जिसमें से सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास मीथेनॉल। तो अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर मीथेनॉल, इसके बारे में कुछ बातें पहले आप लोगों को बता दें। इसका कॉमन नेम मीथाइल अल्कोहल है, ठीक है। फॉर्मूला इसका CH3OH। उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट मीथेनॉल का 63 है, 63 डिग्रीज। और अच्छा, मीथेनॉल को कॉमनली वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। वुड स्पिरिट यानी कि वो, आप आम लफ्जों में से ऐसे कह सकते हैं कि लकड़ी लकड़ी से निकलने वाला पानी, ठीक है, आम लफ्जों में से ऐसे कहा जा सकता है। तो मीथेनॉल की सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन देख लेते हैं कि मीथेनॉल को किस तरीके से बनाया जाता है। मीथेनॉल की प्रिपरेशन का सिर्फ एक ही मेथड हमारे कोर्स में है, और इस मेथड के बारे में जो बात लिखी है हमारी किताब में ना, वो बड़ी नफरत आमेज बात है। तो वो बात हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इतना पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा नफरतों का जिक्र करते हुए चले। इसे कहा जाता है बेटा रीसेंट, मीथेनॉल को कहा जाता है बेटा रीसेंट। ये जो प्रिपरेशन अभी हम लिखने जा रहे हैं, इस प्रिपरेशन को कहा जाता है रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अक्सर मैंने आप लोगों से क्लास में एक जुमला कहा है, और मैं अपने इस जुमले पर कायम हूं बहुत अच्छे से, और हमेशा कायम रहूंगा, कि ये जो आपकी किताब है, अगर ये आप अपने दादा नाना से पूछें तो ये किताब उन्होंने भी पढ़ी होगी, और अभी आप पढ़ रहे हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह का हमारा सिस्टम है, इससे पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जब आपके पोते नवासे होंगे तो वो भी यही किताब पढ़ रहे होंगे। अगर अभी तमीज से पढ़ लो तो उस वक्त ट्यूशन के पैसे तुम लोग के थोड़े से बच सकते हैं। तो ये रीसेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो नहीं है, क्योंकि आपके दादा ने पढ़ा होगा तो कहाँ से रीसेंट हुआ। खैर, तरीका कुछ इस तरह से है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिक्स किया जाता है। अच्छा, इस गैस, इन दो गैसेस के मिक्सचर को चैप्टर 2 में आप लोगों को बताया था कि इनको बेटा हम कहते हैं वाटर गैस, ठीक है। और इन दोनों गैसेस को जब हम मिक्स करते हैं तो ये दोनों गैसेस मीथेनॉल के वेपर्स जनरेट करती हैं। अच्छा, वेपर्स क्यों? क्योंकि जो कंडीशंस यहाँ पर रखी जाती हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए ना, वो कंडीशन में मीथेनॉल वेपरस फॉर्म में ही आ सकता है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दिस रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। उसके अलावा इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 450 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और प्रेशर जो है वो 200 एटमॉस्फेयर होता है, हाई प्रेशर पे रखा जाता है। और ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हो, हम जानते हैं कि मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है। तो बेटा 63 डिग्री सेल्सियस पर एक चीज बॉयल हो रही है, तो 450 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कहाँ से वेपरस फॉर्म में आपको लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें डायग्रामेटिकली अगर मैं समझाऊं तो करते ये हैं कि एक चेम्बर में वाटर गैस ले ली जाती है, मतलब वाटर गैस डालते हैं। और ये जो चेम्बर होता है ये कोई आम सा चेम्बर नहीं है, बल्कि इट इज रेफर्ड एज कंप्रेसर। ये कंप्रेसर होता है। अच्छा, कंप्रेसर का काम क्या होता है? कंप्रेसर का काम होता है गैस को प्रेशराइज करना। प्रेशराइज करने से मुराद यह है कि गैस को कंप्रेस करना, दबाना। और जब गैस प्रेशराइज हो गई, ऑब्वियसली यहाँ पर प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर के करीब है, तो इस प्रेशराइज गैस को देन पास किया जाता है अगले चेम्बर में। और ये अगला जो चेम्बर होता है बेटा, ये चेम्बर दरअसल रिएक्शन का आपका चेम्बर होता है। इसी के अंदर रिएक्शन होता है, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर मौजूद होते हैं। जो टेम्परेचर कंडीशंस है 400 500 डिग्री सेंटीग्रेड की, वो यहीं पर ही बनाई हुई होती हैं।
जब यहाँ पर इस कंडीशन पे ये वेपर कंप्रेस गैस रहती है तो वो मिथेनॉल के वेपर्स बन जाते हैं। देन उसको हम रखते हैं कंडेंसर में। ये अगला चेंबर हमारे पास, इसका नाम है कंडेंसर। और ऑब्वियसली कंडेंसर जो है वो इसलिए है कि वो वेपरस जो मिथेनॉल है उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, इस बात में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन इस पूरे बात में अभी तक किसी को भी? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन किसी को भी? सर ये वुड स्प्रिट क्या है? बेटा वुड स्प्रिट बेसिकली जो लकड़ी का पानी, अगर आम लफ्जों में इसके लिए बात करें तो लकड़ी का पानी इसे कहेंगे। बेसिकली मिथेनॉल जो है ना वो बहुत सारे दरख्तों की जो मतलब स्टेम होता है ना, उन स्टेम्स में लिक्विड निकल रहा होता है। एक तो गोंद जैसा लिक्विड होता है, उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन दरख्तों के स्टेम में ये मिलता है मिथेनॉल, तो इसलिए इसे वुड स्प्रिट कहा जाता है। स्पिरिट ये वो कोई भूत भूत और चुड़ैल वाला स्पिरिट नहीं है। ये स्पिरिट वो अल्कोहल वाला स्पिरिट है जो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज होता है ना। ठीक है, क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, आगे चले। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा रिएक्शंस ऑफ मिथेनॉल। तो मिथेनॉल के रिएक्शंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है मिथेनॉल का वो इसका ऑक्सीडेशन है। अच्छा जी, ऑक्सीडेशन का अमल। अब इसकी ऑक्सीडेशन किस तरीके से करवाई जाती है, ध्यान से समझना। मिथेनॉल को हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 में रखते हैं। अच्छा, K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज या जैसे कह सकते हैं कि एक्टिविटी है वो एसिडिक मीडियम में अच्छे से शो होती है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन के लिए रखा जाता है और आप यहाँ पर फॉर्म एल्डिहाइड हासिल करते हैं। आगे चलकर ये फॉर्म एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में भी ये इक्वेशन आएगी दोबारा। तो ये जो कंपाउंड हासिल हुआ ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड हासिल नहीं होता बल्कि इससे आप फॉर्मिक एसिड भी हासिल कर सकते हो। अगर मैं इसके मैकेनिज्म को आप लोगों को समझा सकूं तो इसका मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। देखो, मिथेनॉल की अगर बात करें तो मिथेनॉल कुछ इस तरीके का होता है। जब हम इसका रिएक्शन K2Cr2O7 से कराते हैं तो K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका काम नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है। अच्छा, ये नेसेंट ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप के H और एक H जो मिथेनॉल में लगा हुआ होता है, इन दोनों को साथ जोड़कर वाटर प्रोड्यूस करता है। अच्छा, वाटर की प्रोडक्शन के बाद आपके पास क्या बच जाता है, ये बच जाता है। ठीक है। अच्छा, अब एक ऑक्सीजन के साथ इसका बॉन्ड होता है जो यहां से हाइड्रोजन निकल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन के निकलने की वजह से ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया है, बॉन्ड की कमी हो गई है। और इस हाइड्रोजन के निकलने की वजह से कार्बन भी अनस्टेबल हो गया, बॉन्ड की कमी हो गई है। तो वो दोनों कमी ये आपस में डबल बॉन्ड फॉर्म करके पूरी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर ये प्रोसेस अगर आप चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें तो फॉर्मिक एसिड हासिल हो जाता है आपको। द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की अगर आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें तो इट प्रोड्यूसेस द फॉर्मिक एसिड। फिर इससे आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास बन जाता है बेटा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, मैं उसकी इक्वेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी आपके पास फॉर्मल्डिहाइड मजीद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कौन सी ऑक्सीजन, वही नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन इधर इस हाइड्रोजन की जगह पर आकर अटैच होती है। तो नतीजतन आपके पास ये कंपाउंड बन जाता है और इस कंपाउंड को कहा जाता है बेटा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, HCOOH।
ठीक है भाई, इसमें कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। सर पहले नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही थी, मगर यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड में सिर्फ 1 हाइड्रोजन को क्यों कर रही है? बेटा रिप्लेस तो देखो, यहाँ पर तो रिप्लेसमेंट हो ही नहीं रही ना, सेकंड स्टेप जी में तो रिप्लेसमेंट नहीं है, सेकंड स्टेप में सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। असल में बेटा बिहेवियरल फैक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस की आज भी हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स या रिएक्शंस ऐसे हैं जिनकी असल वजूहात तक हम नहीं पहुंच पाए। मतलब अगर कोई मुझसे अगर आप मुझसे ये सवाल करो कि सर ऑक्सीजन क्यों रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन को, तो मैं एक ये जवाब तो आपको दे सकता हूं कि बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी वेरी रिएक्टिव, सो इट इज रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल मिथेनॉल। ठीक है, मैं ये तो जवाब दे सकता हूं। अब एक बात आती है कि सर क्या और कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर या कोई और ऐसी चीज नहीं है जिससे ऑक्सीजन रिएक्ट ना करे? कर सकती है। वहां पर पोटेशियम, क्रोमियम और भी सब्सटेंसेस ऐसे मौजूद होते हैं जिससे वो नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट कर सकती है, बट वो रिएक्ट नहीं करती, वो रिएक्ट करती है उसी के साथ। अब इसकी वजह क्या है, वी डोंट नो। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेप है वो भी इसी चीज को फॉलो अप करता है कि यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन आकर, मिसाल के तौर पे भाई इधर से सर एक ऑक्सीजन इधर आकर लग रहा है, तो सर वो मतलब मैं ऐसी समझाने के लिए एक बात बता रहा हूँ कि मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ सर कि मतलब ये स्ट्रक्चर था, इधर डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, एक डबल बॉन्ड खत्म होता, इधर आकर एक ऑक्सीजन लग जाता। या ऐसा क्यों नहीं हुआ सर कि ये इस तरीके से कर जाता। अच्छा, अब यहाँ पर ये वाली कंडीशंस में ऑक्सीजन जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा ये वाला, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा। तो कुछ चीजों के जवाब तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपको केमिस्ट्री में हर चीज का जवाब नहीं मिल पाएगा। ढूंढा जाता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन जवाब तक पहुंचने में वक्त बहुत लग जाता है बेटा। ठीक है, ओके सर। अच्छा आगे आ जाइए। अगला रिएक्शन है मेरे पास सर। ईस्टेरिफिकेशन। जी बेटा। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि ऑक्सीजन जो है दोनों हाइड्रोजन को ले जाए और पानी और कार्बन बन जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? बेटा कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में तो अनस्टेबल होगा ना, एलिमेंट्स कंपाउंड बनाते ही इसीलिए हैं कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा एस्टेरिफिकेशन या इथेरिफिकेशन के रिएक्शंस अभी आएंगे। एस्टेरिफिकेशन या इथेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है ईस्टर फॉर्म होना, इथेरिफिकेशन का मतलब होता है ईथर फॉर्म होना। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज हैं, और इनका अगर कोई कंपाउंड बनता है तो वो उसे एस्टेरिफिकेशन या इथेरिफिकेशन कहा जाता है। और ये रिएक्शन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में देखा होगा, जहां पर आप केसी के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। तो केसी के न्यूमेरिकल्स में इस तरह का रिएक्शन जो है वो आता है अक्सर और बेशतर, अगर आप लोगों ने पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की हो मुसल्ले पे दुआ मांगने के अलावा, तो शायद आप लोगों को किसी को याद हो। तो ये हो जाएगा बेटा CH3OH। अच्छा ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल एक तो होता है, और दूसरा एसिड की प्रेजेंस में होता है। H पॉजिटिव लिख देते हैं कभी कभार इक्वेशन पे, कभी सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ होता है। तो ये आपके पास बन जाता है डाई डाईमिथाइल ईस्टर, इसे कहा जाता है COOCH3 और वाटर। अच्छा वहां जो आपके पास रिएक्शन होता है ना, वहां पर एसिटिक एसिड के साथ जो मतलब उसमें फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 में जो आप न्यूमेरिकल्स में कर रहे होते हो, वो एसिटिक एसिड के साथ आप एल्कोहल लेते हो, इथाइल एल्कोहल, मिथेनॉल नहीं लेते। और यहाँ पे बनता है इथाइल मिथाइल ईस्टर। ठीक है ना, तो CH3COOC2H5 उसमें बन रहा होता है। ठीक है ना, अब इसके मैकेनिज्म की बात कर ले। तो इसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल वर्किंग करता है। सबसे पहले एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, CH3COH। अच्छा ये जो एसिटिक एसिड है ना CH3COOH, ये अभी आपने ऊपर देखा था ना फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड का बड़ा भाई है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के मेंबर्स हैं दोनों, और ये फॉर्मिक एसिड का बड़ा भाई है। यानी फॉर्मिक एसिड पहला मेंबर होता है, दूसरा मेंबर एसिटिक एसिड होता है। और इसको मैं अभी घुमा के लिख रहा हूं ताकि समझने में आपको जरा आसानी रहे।
रिवर्सिबल एरो। अच्छा देखो, अल्कोहल में से OH ग्रुप रिमूव होता है और एसिड में से H पॉजिटिव आयन रिमूव होता है। तो इस रिमूवल के नतीजे में आपके पास फॉर्म होता है वाटर H2O, और यहां पर आपके पास आ जाता है CH3, C डबल बॉन्ड विद O, और यहाँ पे आ गया CH3। इसे कहते हैं बेटा डाई मिथाइल ईस्टर। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन किसी को? बेटा क्लियर है? जी सर। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन विद HCl। अच्छा जी, HCl के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है भाई? आपने मिथेनॉल लिया CH3OH, इसका रिएक्शन आपको HCl से करवाना है। अच्छा, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड होता है, उसके अलावा ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके पास वाटर बनता है और CH3Cl बनता है। अब मैं यहाँ पर चाहूंगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर दूं। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 आप लोगों को पढ़ाया मैंने, उसमें आप लोगों को मैंने पढ़ाया SN रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा मैं SN रिएक्शन थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल करता हूँ। उसमें क्या था भाई, कलर चेंज कर लेते हैं। उसमें ये था कि एक अल्काइल हैलाइड था और उसका रिएक्शन मैंने फॉर एग्जांपल NaOH से करवा दिया। तो OH जो है वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो OH रिप्लेस कर देता है क्लोरीन को और खुद यहां अटैच हो जाता है और आपके पास NaCl बन जाता है। अच्छा, यहां पर OHCl को रिप्लेस कर रहा है। मैंने आपको इसकी वजह बताई कि बिकॉज OH नेगेटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, तो वो इसको रिप्लेस करता है। और फिर यहां पर अल्कोहल भी होता है। तो कुछ याद आया? ये रिएक्शन SN1 SN2 रिएक्शंस करे थे, कुछ याद आया? क्योंकि अगर वो याद आएगा तो फिर मेरी बात और मेरा सवाल समझ में आएगा, वरना बेकार है। क्या मतलब समझ में नहीं आया मतलब सर। ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है इसमें तो, किसमें, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? NaOH वाले में। NaOH वाले में, हाँ उसमें हो तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रही है यार, मैंने तुम लोग को जी। तो मैं ये कह रहा था कि हर नेगेटिव स्पीशी चाहती है कि वो मैक्सिमम पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करे। सही। अब अगर मैक्सिमम पॉजिटिव की बात करें तो सोडियम इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड पोटेशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दैट इज व्हाई क्लोरीन सोडियम को छोड़कर पोटेशियम के पास चला जाता है, या ये कह लो कि पोटेशियम सोडियम को हटा के खुद उसकी जगह लग जाता है। दोनों बातें कह लो, सही है। सेम सिनेरियो को यहां भी तो अप्लाई करो कि OH अभी जुड़ा हुआ है कार्बन से जो कि कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसको HCl का ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन नजर आया, तो ये OH छोड़कर इस हाइड्रोजन के पास आया है। दरअसल क्लोरीन ने OH को नहीं हटाया, बल्कि OH ने कार्बन को छोड़ा है यहां पर। और वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर OH क्लोरीन को हटा रहा था। फर्क समझ में आ गया बेटा दोनों का? जी सर। तो ये इसका कंप्लीट रीजन था जो आप लोगों को समझाना था। खैर गुड, आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, अब बात करेंगे मीथेनॉल के यूजेस की। तो मीथेनॉल के यूजेस में सबसे पहला यूज, इसका इस्तेमाल इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज का जो सॉल्यूशन होता है उसको बनाने में इस्तेमाल होता है ये। एंटीफ्रीज नहीं लिखता, एंटीफ्रीज सॉल्यूशन लिख देता हूं, बेहतर ये रहेगा।
देखो एंटी फ्रीज तो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, लेकिन सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकॉल को उठाकर एंटी फ्रीजिंग फंक्शन के लिए नहीं डाल दिया जाता, बल्कि उसको भी एक सॉल्यूशन बनाकर डाला जाता है ऑयल्स के साथ। मतलब ऑयल में अमूमी तौर पे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन ना ऐसे इलाकों में यूज होता है जहां पे बर्फबारी होती है, यानी कि बहुत ठंडे इलाके, और गाड़ियों वगैरह के जो ऑयल वगैरह है वो जम ना जाए, इसलिए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में एक तो इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है, दूसरा इथाइलिन ग्लाइकॉल डिसॉल्व किया हुआ होता है मीथेनॉल या इथेनॉल में। तो यही बात मैंने यहां लिखी है कि इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अच्छा, उसके अलावा एक मर्तबा पिछले साल या पिछले से पिछले साल या शायद उससे पिछले साल एमसीक्यू में एक बात आई थी, इट इज यूज टू प्रिपेयर फॉर्मलिन। ये फॉर्मलिन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मलिन क्या होता है? कोई बायो का स्टूडेंट मुझे बता दे जरा, फॉर्मलिन क्या होता है? सर फॉर्मेल्डिहाइड का डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है एक्वस। करते क्या है उससे? बेहोश कर। तो क्लोरोफॉर्म किस लिए यूज करते हैं? मैं तो तुक्का लगाया, मुझे मालूम। एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट। नहीं बेटा, फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है लाइफ स्पेसिमेन को सेव करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, which is used to preserve लाइफ स्पेसिमेंट्स। जो लाइफ स्पेसिमेंट्स होते हैं ना, उनको सेव करने के लिए इसको यूज करते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूं। आप लोगों ने कॉस्मेटिक, एंटीसेप्टिक्स, ये सब। नहीं 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 नहीं, वो 9 क्लास में अगर बायो के प्रैक्टिकल्स किए हो तो, या लैब वेब में जाते हो तो 9 क्लास में आपने देखा होगा, वो छोटे छोटे जार्स होते हैं ग्लास के, उसके अंदर मेंढक और वो अर्थवॉर्म और ये प्लांट रखते हैं। स्पॉटिंग कहलाती है वो, 9 क्लास के प्रैक्टिकल में उसे स्पॉटिंग कहते हैं, आई गेस। याद है किसी को? किसी ने अपने स्कूल के जी। लैब में देखा हो तो वो जो ये जो लाइव स्पेसिमेन सेव हुए होते हैं जार के अंदर, उसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है। वो लिक्विड पानी नहीं होता, वो फॉर्मलिन होता है। उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस अगर कोई इंटरेस्टेड हो उस तरफ, उसको मतलब समझता हो, पढ़ता हो, आगे बढ़ना चाहता हो फॉरेंसिक साइंस में, बड़ी मजेदार फील्ड है, बहुत पसंद है मुझे फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस में जो आपके पास एविडेंसेस होते हैं ना, किलर्स के और वाउंडेड पर्संस के, इंजर्ड लोगों के, उन स्पेसिमेंट्स को, उन बॉडीज को भी फॉर्मलिन लगाकर वक्ती तौर पर प्रिजर्व किया जाता है। खुसूसी तौर पे जब आपका पोस्टमार्टम होता है, तो पोस्टमार्टम में क्या होता है, बेसिकली पोस्टमार्टम में आपकी पूरी बॉडी को वो काट पीट के देखते हैं, हर चीज को एनालाइज करते हैं, आपका पेट, आपका लंग, आपकी एक एक चीज। वो बेसिकली पोस्टमार्टम किया जाता है मौत की वजह जानने के लिए। पहली चीज, सिर्फ यही वजह नहीं होती, बल्कि पोस्टमार्टम इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में मौत से पहले क्या चेंजेस आ रहे थे, क्या हो रहा था, बहुत कुछ पता चल जाता है उससे। तो जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के बाद जो बॉडी होती है सर वो, आवाज नहीं आ रही। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर, मुझे तो ठीक आ रही है। बेटा चेक कर लो एक मरतबा दोबारा। तो खैर, मैं पोस्टमार्टम का बता रहा था, जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो बॉडी ना निस्बतन जल्दी डिकम्पोज होने लगती है। एक नॉर्मल बॉडी, जो डेड बॉडी होती है, वो जितने टाइम में डिकम्पोज होती है ना, उसके मुकाबले में वो डेड बॉडी जो जिसका पोस्टमार्टम हुआ होता है, वो जल्दी डिकम्पोज होती है। उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। एक तो आपकी बॉडी कटती है, कटने की वजह से आपके सेल्स, टिश्यूज डैमेज होते हैं। सेकेंडली, फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है, यानी कि बैक्टीरियाज, वायरसेस, हवा के। थर्डली, जो आपके मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका भी कुछ सर्टेन रिएक्शंस होता है आपके बॉडी फ्लूइड्स के साथ, तो वो बॉडी जल्दी डिकम्पोज होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेड बॉडीज। तो उसको भी फौरन ही पोस्टमार्टम के बाद उसके ऊपर फॉर्मलिन लगाया जाता है ताकि वो बॉडी कुछ टाइम तक प्रिजर्व रहे। फॉर्मलिन 100 मतलब ऐसा चीज नहीं है कि आप किसी भी लिविंग बॉडी को उसके अंदर जिंदगी भर के लिए प्रिजर्व कर लो, बट फॉर अ गुड टाइम आप उसे प्रिजर्व कर सकते हो। एक मरतबा रीजन आया था, एमसीक्यू आया था कि डैश इज यूज फॉर द
प्रिजर्वेशन ऑफ लाइव स्पेसिमेन और लिविंग बॉडीज, इस तरह का एमसीक्यू आया था शायद 2017-18 के पेपर में। तो उसका करेक्ट ऑप्शन फॉर्मेलिन था, 4 ऑप्शंस दिए हुए थे वहां पे। ठीक है जी, तो ये इसकी पूरी तफसील थी। उसके अलावा इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ lacquers और वार्निशेस। lacquers और वार्निशेस वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये जो lacquers होते हैं आई गेस ये वुड कोटिंग के लिए यूज होते हैं बेसिकली। वुड कोटिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे दीमक वगैरह ना लगे उसके ऊपर, तो lacquers यूज होते हैं। ठीक है, तो सारी बात समझ में आ गई। इसमें पूरी टॉपिक में, पूरी बात में कोई भी सवाल किसी को है तो पूछ लीजिए, वरना हम आगे चलें। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है।